नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। कुरुक्षेत्र में आज बात करेंगे कोरोना की। कोरोना को लेकर जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है उसके बाद से सतर्क होना लाजमी है। हालांकि कोरोना से अभी फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से तमाम एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जा रहा है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। और आगे आने वाले 40 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। अगले 40 दिनों में जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, इसलिए अगले 40 दिन काफ़ी अहम होने वाले हैं। और अगर बात की जाए पिछले 2 दिनों की, तो पिछले 2 दिनों में 2 विदेशों से यात्री हिंदुस्तान आए हैं। उनमें से 39 ऐसे यात्री हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि अगले 40 दिन काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाले हैं। और विदेश से जो लौटे हुए हैं यात्री, उनको लेकर 39 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि कोरोना के जो मामले हैं वो अचानक से बढ़ने लगे हैं। न सिर्फ विदेशों में बल्कि हिंदुस्तान में भी जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ने लगे हैं। और इसी को देखते हुए सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अब सतर्क हो गई है। ताज़ा अपडेट जो इस पूरे मामले पर सामने आ रहा है वो ये है कि 1 जनवरी से जो RT-PCR टेस्ट है वो अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली से ये जानकारी सामने आ रही है और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो देश हैं, खासकर चीन, हांगकांग, सिंगापुर जैसे जो देश हैं जहां पर लगातार जो कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद से वहां से आने वाले जो यात्री हैं उनका RT-PCR टेस्ट जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन अन्य तमाम ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना के लगातार मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो क्या उन देशों का के जो यात्री हैं उनका RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा? लेकिन कोरोना से देखिए, कोरोना का नाम सामने आते ही कई सवाल खड़े हो जाते हैं, कई जो मामले हैं वो भी बढ़ने लगते हैं। तो कोरोना को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, सरकार किस तरह से तैयार है, डॉक्टर्स किस तरह से तैयार है, तो ये तमाम जो सवाल हैं वो सामने आ जाते हैं और इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि सबसे पहले हमारे साथ समीर सिंह जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे शुरुआत करता हूं। समीर जी, देखिए, कोरोना के अब आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते हैं, क्योंकि पिछले दिनों अगर देखा जाए, पिछले 2 दिन की अगर बात की जाए तो 39 जो मरीज हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। सरकार मॉक ड्रिल कर रही है, तैयारी किस तरह से की जाए उसको लेकर भी मॉक ड्रिल के जरिए कहा यह जा रहा है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि हम कितने तैयार हैं, क्योंकि तमाम जो उपकरण हैं वो कितने काम कर रहे हैं। कई जो खामियां हैं वो भी सरकार की कहीं ना कहीं देखने को मिली हैं। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन प्लांट है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन किस तरह से हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि वैक्सीनेशन बढ़ेगा तो कोरोना का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। किस तरह से देखते हैं आप ये पूरा जो मॉक ड्रिल हुआ है और जो केसेस की संख्या बढ़ रही है, और सरकार की तैयारी को किस तरह से देखते हैं, क्या ये पर्याप्त है? शांतनु जी, सबसे पहले तो जो कोरोना का संक्रमण बढ़ने की बात हो रही है या जो चेतावनियां आ रही हैं, और हालांकि अगर बताया जा रहा है कि अगले 40 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो एक प्रिकॉशनरी मेजर लेना सरकार का एक लाजमी चीज़ है कि सरकारी मेजर्स लेने चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बात हो रही है, क्योंकि देखिए, अगर हम एक पूरा चार्ट उठा के देखें तो इस पूरे साल शायद एक दिन, कुछ इस दिसंबर महीने का ही एक दिन था जब 0 कोविड केसेस थे। अदरवाइज उसके अलावा आगे पीछे 100, 200, 400 केसेस डेली के बेसिस पे आते ही रहते हैं। तो कोरोना, क्योंकि ये हमने कई बार जो संशोधन हुए हैं, कई बार जो शोध हुए हैं, उसमें ये भी पता चला है कि देखिए, कोविड एक ऐसी बीमारी, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक आम बुखार या जिस तरह डेंगू मलेरिया होता है, कोविड उसी तरह से रहने वाला है। कोविड जाने वाला नहीं है। लेकिन अभी जो स्केयर आ रहा है वो आ रहा है जो चाइना में जो नया वेरिएंट आया है, या जो चाइना में जिस तरीके से हालत हो रही है चाइना की कोविड संक्रमण में, जो कई सारे लाखों केसेस एक दिन में आ रहे हैं, तो उसको देख के हो रहा है। तो देखिए, एक बात तो लाजमी है कि हाँ, एक प्रिपेयर्डनेस है वो होनी चाहिए। और जितने भी चीज़ें हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, चाहे वो मास्क लेने हो, चाहे वो कुछ भी, चाहे मास्क लगाने के हो, चाहे वो वैक्सीनेशन ड्राइव हो, वो जिस तरह से चल रही थी उससे बढ़ाकर काफ़ी हद तक उसको वापस से एक तरह से कल्चर में लाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ बीमारी के साथ साथ हमारी जो जान माल का खतरा है वो एसोसिएटेड है, लेकिन उसके साथ साथ जो जीविका है वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि किस तरीके से जो लोगों की जीविका बचानी है। और अगर सरकार को लग रहा है कि एक वापस वेव एक प्रॉपर आ सकती है, तो
उस लाइन पे भी कुछ सोचना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा और 3 साल 2 साल से ऊपर हो चुका है, 2 बड़ी वेव आ चुकी हैं और हमने उसके बाद देखा कि लोगों की जान बचाना तो एक बहुत महत्वपूर्ण टास्क था ही था, लेकिन उसके बाद किस तरीके से अर्थव्यवस्था बचाई जाए, किस तरीके से जो मध्यम और जो निम्न स्तरीय जो आपकी डीलर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, उनका कैसे उनका काम कैसे बचाया जाए, या रोजगार जो लोगों का जा रहा है वो कैसे बचाया जाए। इकोनॉमी जो पूरी एक तरह से आउट ऑफ ट्रैक हो गई थी, उसमें हमने देखा कि सरकार बहुत हद तक नाकामयाब रही थी उसको वापस से कंट्रोल करने में। और अभी वापस से अगर ये स्केयर आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि अभी पिछले कुछ जो फेस्टिवल्स निकले हैं, बड़े फेस्टिवल्स निकले हैं, शादी का माहौल था, तो शादी के अगर जब लगन होते तो उसमें भी हमने देखा कि पहली बार 2 साल में कोविड के आने के बाद कि लोगों ने खुल के त्यौहार मनाए। तो खुल के त्यौहार मनाने का मतलब है शादियों का मतलब, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, तो उसकी वजह से रोजगार बनता है, उसकी वजह से पैसे की रोलिंग होती है हमारी इकोनॉमी में। अब अगर वो चीज़ वापस से डर का माहौल बनेगा, वापस से लोग अपने पैसों होल्ड करना स्टार्ट करेंगे, या फिर ऐसे कार्यक्रमों के लिए थोड़ा सा डर बैठेगा, तो वापस से जो इकोनॉमिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमी अगर नहीं रहेगी या नीचे जाएगी तो हमने देखा कि जिन लोगों की जॉब्स गई या फिर जो सेक्टर्स नहीं उभर पा रहे हैं बहुत मुश्किल से, जो टूरिज्म सेक्टर है हमारे देश का, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, चाहे वो जो आउटबाउंड हो या इनबाउंड हो, जो भी सेक्टर्स थे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, और वो वापस ट्रैक पे आना स्टार्ट हुए थे, जो कि लाखों करोड़ों लोग उसमें इन्वॉल्व हैं अगर हम देखें रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वापस से अगर ऐसा कुछ होगा तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें सरकार को देखनी पड़ेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके से उन्होंने पहला और दूसरा वेव में डील किया, क्योंकि वो बहुत हद तक कामयाब रहे नहीं अगर हम अपनी बात करें तो, चाहे हमने इतनी लाशें तैरते हुए देखी, चाहे संसाधनों की जो कमी देखी, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे वो बेसिक मेडिसिन हो, चाहे वो एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, चाहे जिन लोगों ने जो अपने चाहने वालों को खोया था उनकी अंतिम संस्कार दाह संस्कार के लिए जो बेसिक एमिनिटीज़ थी वो तो सरकार पूरी नहीं कर पा रही थी। तो अगर हम देखें तो हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि ऐसी वेव दोबारा ना आए। प्रिपेयर्डनेस है, मास्क लगाएं, जो कुछ है हमें अपने स्तर पे ही इसको कंट्रोल कर लें अगर तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर वापस वेव आई तो चाहे कितनी भी मॉक ड्रिल्स हो जाएं, चाहे कितनी भी सरकार बयानबाजी, दावेबाजी, कॉन्फ्रेंसेस कर ले, अगर अपने पे अगर ये वेव आ गई तो उसके बाद ये सरकार वैसे ही करेगी जैसे पहले हो चुका है। और उसके बाद फिर कहने के लिए ये तक बोला जाता है कि संसद में पूछा जाता है कि लोगों की मौतें हुई, तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। तो ये सरकार एक तो कोई जवाबदेही नहीं है सरकार की। प्रिपेयर्डनेस के नाम पे ये जितने भी जुमलेबाजी कर लें या जितनी भी बड़ी बड़ी बातें बोल लें, जब सामने चीज़ें आती हैं तो उसके बाद ये हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और ये सबको अपने दम पे छोड़ देते हैं। और ये हमने अभी बहुत लाइव एग्जांपल देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में डेंगू चिकनगुनिया के जो केसेस आए थे उसमें सरकार की कैसे हालत टाइट हो गई थी, ये सब दावे करने के बाद कि सारी व्यवस्थाएं पुख्ता हैं, सारी जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एकदम पर्याप्त है, जो डॉक्टर्स थे उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, बेड्स अलग अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं इन केसेस को डील करने के लिए। लेकिन उसके बाद डेंगू जैसी चीज़ ने भी, जो कि हर साल आती है, सरकार की वापस स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी थी। और अगर ऐसे ही चला तो मुझे नहीं लगता कि अगर तीसरा वेव आया तो भारतीय जनता पार्टी कुछ करने में सक्षम रहेगी। तो मेरी ये सबसे दरख्वास्त है, आपका प्रसिद्ध चैनल है, उत्तर प्रदेश में बहुत करोड़ों लोग ये देखते हैं, तो आप अपने स्तर पे जागरूक हो जाइए थोड़ा सा। जो थोड़ी सी ढील दे रखी थी हम लोगों ने वो वापस से थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, मास्क लगाइए और ये उम्मीद करिए कि वो नौबत ना आए जो हम पहले देख चुके हैं। बिल्कुल, ओपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, वापस चर्चा पर लौटते हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और कुलभूषण त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। मैं ओम प्रकाश सिंह जी आपके पास आता हूं। देखिए, लगातार जिस तरह से तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि आने वाले 40 दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान केसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। RT-PCR टेस्ट जो है वो एयरपोर्ट पर अनिवार्य कर दिया गया है। जो चीन, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे जो देश हैं जहां पर ज़्यादा संख्या में जो मरीज सामने आ रहे हैं, उसको लेकर तो सावधानियां बरती जा रही हैं। किस तरह की तैयारी जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है, ओपी सिंह जी? शांतनु जी, कोरोना को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया, उनमें से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं, वैश्विक इस महामारी को देखते हुए पूरी तरह से पिछले कई दिनों से प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर
पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो है मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल इसलिए किया गया, होना भी चाहिए, जरूरत भी है कि हम ये देखें कि हमारे जो कोरोना के संसाधन है वो कितने स्तर तक हमारे पूरे हैं। और उसमें ये पाया गया कि सारी व्यवस्था चाक चौबंद बंद थी, लेकिन जहां कहीं भी कुछ कमियां हैं उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया गया, जिससे खुदा न खास्ता कभी कोरोना का यदि प्रकोप होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। कोरोना मतलब कमी जो है उसको भी हम स्वीकार करते हैं, तो उसमें कमियां कुछ पाई गई होगी जिसको सुधार कर। आपने देखा होगा कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने एक नया वैक्सीन, नेशनल वैक्सीन की भी उन्होंने इजाद किया है, जो 2-3 दिन के अंदर जिलों के अस्पतालों में पहुंचे, कुछ अस्पतालों में पहुंच चुके हैं, कुछ अस्पतालों में पहुंच रहे। इस प्रकार से हमारी तैयारी पूरी है। उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 40 करोड़ डोज वैक्सीन के जो है ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लगाए गए। आपने देखा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये दोनों जो हमारे वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने इजाद किया है, इसको दुनिया ने सराहा। और भारत में जो कोरोना को लेकर भारत सरकार की, खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था थी, उसको WHO ने और संयुक्त राष्ट्र संघ ने सराहना किया कि उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी, उत्तर प्रदेश की आबादी से पूरे भारत के, पूरे विश्व में 7 या 8 देश आबादी में बढ़े, लेकिन कोरोना में मृत्यु दर जो है वो कितना कम था। वो इसको दुनिया ने देखा कि भारत ने कैसे कंट्रोल किया। अमेरिका आज परेशान है, चीन आज परेशान है, आज जापान परेशान है, जर्मनी परेशान है, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, सारे देश में हाय तौबा मचा हुआ है। लेकिन भारत में पहले भी तैयारी थी, अब भी तैयारी है और पूरे स्तर पर तैयारी है। लेकिन आपदा में अवसर ढूंढने वाले भी कुछ लोग हमारे देश में इस बात के इंतजार बैठे हैं कि आपदा आए और उसमें हम अवसर देखें। मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब हमारे वैज्ञानिकों, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ी कि हमारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने दिन रात मेहनत करके उन्होंने ऐसी वैक्सीन तैयार किया जिससे हमारी जान बच सकती है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा नहीं, ये बीजेपी का वैक्सीन है, हालांकि बाद में पूरे परिवार मिलेगा। एक मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मरीजों को दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती कतई न किया जाए, और किस प्रकार से भगाया गया ये भी देखा। और आपने ये भी देखा कि एक प्रदेश के कोटा में जो उत्तर प्रदेश के छात्र फंसे हुए थे, उनको उत्तर प्रदेश पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से रोडवेज की बस का किराया वसूला गया। और आपने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कोरोना महाकाल में लोग भूखे न रहे, लोगों को रोटी रोजी की जो समस्या न हो। आज भी पिछले 3 वर्ष से 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। हमारी जो पहले योजना थी, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीटमेंट और टीकाकरण, इस नीति पर आज भी हम कायम हैं। और उत्तर प्रदेश में एक, देखिए पिछली बार मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूँ कि ये जो अचानक आपदा आई तो हमारी व्यवस्थाओं में कुछ कमी रही होगी, लेकिन आज आईसीयू, वेंटिलेटर, दवा, वैक्सीन, ऑक्सीजन सबकी व्यवस्था हो चुकी है। और मैं भी ये दावे के साथ कर सकता हूँ प्रदेशवासियों के लिए, ये खुशी की बात है कि देश की आजादी के 70 साल उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज 66 जिलों में मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 44 में आज कोरोना की सारी सुविधाएं, व्यवस्थाएं की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में 1,20,000 जो है बेड की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री जी दिन रात इसकी निगरानी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पूरे भारतवर्ष में कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 75 में से 66 जनपदों का स्वयं दौरा किया, स्वयं जाते थे, मीटिंग करते थे, देखते थे। उनके पिता का निधन हो गया, वो एक दिन छोड़ करके आपदा में नहीं गए, लेकिन आपदा में अवसर ढूंढने वाले दिन में 12 बजे ठीक उनका ट्विटर चलता था, साहब मर गए, जर गए, कट गए, इतने लोग। अरे भाई आप देखो ना। ठीक है ओपी सिंह जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। कुलभूषण त्रिपाठी जी आपके पास आता हूं। देखिए जिस तरह से ये कोरोना की लहर आती है उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं जो है वो आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है
बहुत ज़्यादा पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। लेकिन ओपी सिंह जी ने कहा कि देखिए, आपदा में अफसर आपने ढूंढा, और जो बसेस कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि देखिए हमने बसेस जो है वो प्रोवाइड की हैं लोगों को, उनसे किराया तक वसूला गया। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार की बात है तो ये खुद ही आत्ममुग्धता में डूबे हुए हैं। पहली बार पूरे देश और दुनिया ने देखा कि एक प्रधानमंत्री अपने नाम की होर्डिंग लगवाते हैं, धन्यवाद मोदी जी। जैसे वो वैक्सीन वैज्ञानिकों ने नहीं, मोदी जी ने वो वैक्सीन बनाई हो। हर जगह धन्यवाद मोदी जी। एक तरफ आज भी अभी मोदी जी कहेंगे कि हमने इतनी ज्यादा वैक्सीन लगवा दी है, सबको बूस्टर डोज लगवा दी है और भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है और हमने किया है। दूसरी तरफ आप कोरोना को लेके इस तरह के चिंतित भी दिखाई देते हैं, इंतजाम कोई नहीं। अभी उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, ओपी सिंह साहब कह रहे थे अभी मॉक ड्रिल हुआ 3 दिन पहले, ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, फर्जीफिकेशन हो रहा है और मॉक ड्रिल हो जा रहा है। नहीं सर, वो तो कह रहे हैं कि देखिए हम मानते हैं कि कोई, वो कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि हाँ थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं इधर उधर नहीं होंगी, लेकिन इसीलिए मॉक ड्रिल किया गया कि कौन सी व्यवस्था नहीं है उसको दुरुस्त किया जा सके वक्त आने पर। जी बिल्कुल, ये तो हमेशा यही कहेंगे। आंकड़े इनके तो बहुत बेहतर होते हैं। अभी WHO का नाम ले रहे थे, उसी WHO ने कहा कि 5 लाख मौतें हुई हैं, 50 लाख मौतें हुई हैं, तब ये स्वीकार नहीं करेंगे, तब ये कहेंगे विदेशी संस्थाएं भारत की सरकार को बदनाम करती हैं। और अभी आप ये कहेंगे कि नहीं साहब, WHO ने बड़ा तारीफ की भारत की सरकार के प्रयासों की। तो कहीं ना कहीं खुद ही इनको नहीं पता कि ये क्या कह रहे हैं। 80 करोड़ को ये राशन बांट रहे हैं कोरोना के चलते, दूसरी तरफ कहते हैं गरीबी इन्होंने खत्म कर दी, सबको रोजगार दे दिया। तो 80 करोड़ लोग कौन हैं जिनको आप मुफ्त राशन दे रहे हैं? कहीं ना कहीं हर आंकड़े में हर बाजीगरी इनकी सामने आ रही है। तैयारियों के नाम पर ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वैक्सीन के नाम पर भी जो घोटाले हुए हैं, जब भी ये सरकार बदलेगी तो आप देखिएगा 2024 के बाद कोविड में कई बड़े बड़े घोटाले निकल के सामने आएंगे। कितने में घोटाला पिछले कोविड के दौरान याद नहीं होगा। ठीक है, मैं घोटालों पर भी आऊंगा, कुलभूषण जी घोटालों पर भी आऊंगा, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि मॉक ड्रिल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अगर बहुत बड़ी आपदा आती है तो फिर मॉक ड्रिल, उससे पहले तैयारियां तो करनी चाहिए ना सर? बिल्कुल मॉक ड्रिल होना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं, बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, लेकिन आंकड़ों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। आंकड़ों में आपके यहाँ ऑक्सीजन है नहीं, आप दिखा रहे हो कि साहब हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहा है और उसके आधार पे आप मॉक ड्रिल कर ले रहे हो। ये झूठा है। जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं आप? देश को गुमराह कर रही है ये सरकार। ओपी सिंह जी देखिए, जब ठीक है, मैं एक सवाल पूछता हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। जब भी इस तरह की लहर आती है तो उसके बाद बहुत तरीके, चाहे वो मास्क का हो दाम, चाहे वो सैनिटाइजर का दाम हो, चाहे वो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके दाम हो, अचानक से इनमें वृद्धि होने लगती है, कालाबाजारी बढ़ जाती है। तो ये भी सरकार के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द होता है कि किस तरह से इसको रोका जाए, किस तरह से आप इसको रोकने के लिए, और इसकी भी तैयारी कहीं ना कहीं सरकार को करनी पड़ेगी। ओपी सिंह जी देखिए, शांतनु जी, आपको याद होगा मास्क 2 रुपए में मिलता था और कई जगह फ्री दी जाती थी। आपका जो है वैक्सीन लगा, फ्री लगा। 40 करोड़ जो इस देश की, इस प्रदेश की जनता को जो ये डोज दिया गया, फ्री दिया गया। अस्पतालों में दवाइयां फ्री दी गई, खाना फ्री दिया गया, टीकाकरण फ्री में हुआ। आप ये बताइए कहां किस चीज का हमने क्या किया? अरे आप ये देखिए ना कि दुनिया जहां इसको जूझ रही थी, हमने जो है फ्री राशन के साथ साथ सरकार ने कोई एहसान नहीं किया। ये हर सरकार का नैतिक उत्तरदायित्व है। लेकिन कुछ लोग ये बैठे हुए, अरे साहब ये तो गलत, इसीलिए इतने होर्डिंग धन्यवाद मोदी जी के लगे लगवा दिया, मॉक ड्रिल बेकार है, ऑक्सीजन है ही नहीं, मतलब कि नेगेटिव। जनता में आपदा के काल में मैं पूछना चाहता हूँ शांतनु जी, एक नेता का नाम बताइए। ठीक है कुलभूषण जी, मैं आऊंगा आपके पास। शांतनु जी, एक नेता का बताइए जितने विपक्षी पार्टी के लोग हैं कि इस आपदा के अवसर पर पूरे देश में ये कहीं निकले हो, कई लोगों के बीच में गए हो, दुख दर्द में गए हो। और शांतनु जी, एक बात आप और याद कर लीजिए, पंजाब में किसी की सरकार थी, वैक्सीन तिगुने दाम पर इन्होंने प्राइवेट में बेच दिया। जब इसकी किरकिरी हुई तब जाकर के प्राइवेट से वापस लिए, तब जाके प्राइवेट से, वो दिन भूल गए।
बिल्कुल गलत आरोप है शांतनु जी, बिल्कुल गलत आरोप है और ये किसी आधार पर कोई साक्ष्य नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल झूठा और गलत आरोप। कुलभूषण जी जवाब दीजिए, उसके बाद बिल्कुल सही है, आप पता कर लीजिए। बिल्कुल झूठा आरोप है, कोई साक्ष्य नहीं है। और केंद्र की सरकार क्या कर रही थी बैठी? अगर जो किसी प्रदेश सरकार ने ऐसा गलत काम किया तो केंद्र सो रहा था। केंद्र होता किस लिए? केंद्र की सरकार होती किस लिए है? दरअसल केंद्र की सरकार तो सिर्फ विज्ञापन जीती है, विज्ञापन करने में व्यस्त रहती है। अभी कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी होती है वैक्सीन देना, सरकार की जिम्मेदारी होती है सुविधाएं देना। तो हर जगह पूरे देश में होर्डिंग किस बात के लगे थे? धन्यवाद मोदी जी। और देंगे आप कुछ नहीं, सिर्फ प्रचार करेंगे। अभी मैंने एक राशन का इन्होंने मुद्दा उठाया, मैं पूछता हूँ 80 करोड़ को आप राशन बांट रहे थे? नहीं बांट रहे थे, आप झूठ बोल रहे हैं, आप सिर्फ आंकड़े दे रहे हैं। ठीक है, अभी भी वैक्सीन समीर सिंह जी देखिए वही बयान जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए इस तरह का जो एक गैर जिम्मेदाराना बयान खैर आया, लेकिन उसके बाद वैक्सीनेशन जो हुआ, अखिलेश यादव के बयान पर ओपी सिंह जी कहीं ना कहीं हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, उम्मीद तो यह है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले तो यही उम्मीद जतानी चाहिए कि देखिए वो उस तरह की जो सिचुएशन है वो नहीं होगी, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में उस तरह की सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो इस बार सभी राजनीतिक पार्टियां कम से कम जिम्मेदारी दिखाते हुए इस तरह की गलत बयानबाजी नहीं करेंगी। शांतनु जी, बयानबाजी के साथ शायद ओपी सिंह जी ने ये नहीं देखा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के सांसद, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद, जितने भी पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने जहां सरकार कुछ करने में सक्षम नहीं थी, वहां पर पूरे कोरोना काल में जब जितनी दिक्कतें थी, जब बसें नहीं दी जा रही थी, जब लोग 700 किलोमीटर 1000 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाने के लिए मजबूर हो गए थे, तब समाजवादी पार्टी और विपक्ष के कार्यकर्ता थे जो रोड पे लोगों को सहायता दे रहे थे, चाहे उनको दवाइयां दे रहे हो, चाहे उनको खाद्य पेय का सामान दे रहे हो, चाहे उनके रुकने की व्यवस्था कर रहे हो। ये सब विपक्ष के लोगों ने किया और सरकार जिसके पास सारे संसाधन है वो हाथ पे हाथ धर के बैठी थी। मैं वो मंजर शायद ओपी सिंह जी को शर्मसार होना चाहिए, क्योंकि आज उनके सामने वो मंजर नहीं है, वो मंजर नहीं है जो देश भर में अलग अलग बस अड्डों पर जिस तरीके की कतारें हमने देखी, जिस तरीके से लोगों के साथ भेड़ बकरी से बुरा व्यवहार किया गया सरकार द्वारा, जिस तरीके से सरकार ने इस देश की जनता को जिसको ये भरोसा दिला के वो सरकार में आए थे, उनका वोट लेके कि 15 लाख रुपए देंगे, देश को यूएसए बना देंगे, उनको ऐसी इस तरीके से अपने हाल पे छोड़ दिया था कि वो मंजर अगर सिर्फ ओपी सिंह जी अगर देख लें या वापस से मेमोराइज कर लें तो शायद इतनी जो बयानबाजी अभी यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं वो करने की इनकी हिम्मत नहीं होगी। बात करते हैं वैक्सीन की। ओपी सिंह जी ये बताएं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है केंद्र ने कि कोरोना वैक्सीन से होने वाली मौतों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसका क्या अर्थ निकलता है? ये कितना कॉन्फिडेंस लाने वाली बात है उन लोगों में जिन्होंने वैक्सीन लगा चुके हैं या जो वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। ओपी सिंह जी बात खत्म होने दीजिए, आपकी पढ़ते हुए दोहरा हूं, सुन लीजिए। उसके बाद ये बात कर रहे हैं WHO की। WHO के अलावा अनगिनत ऐसी सरकारी ऐसी विदेशी एजेंसियां हैं जिन्होंने एक नहीं कई बार ये आंकड़े निकाले हैं कि जो आंकड़े सरकार ने दिए हैं हिंदुस्तान के वो आंकड़े फर्जी हैं, चाहे वो मौतों के हों चाहे वो किसी और चीजों के हों। उसके बाद कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। इन 80 करोड़ लोगों के अलावा उन लोगों का क्या जो मध्यम वर्ग से आते हैं, जिनकी जॉब्स चली गई, जिनके पास खाने के पैसे नहीं थे, जिनके पास बैंक के लोन्स पड़े हुए थे उसको चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, तमाम जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, सुनिए ना ये बात कर रहे प्रिपेयरनेस की, मॉक ड्रिल जरूरी है, लेकिन तमाम जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं भारत का कोविड के प्रति देखिए कोविड को लेकर जो मैनेजमेंट है, तमाम अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं जो भारत सरकार के अंदर काम नहीं करती हैं, उन्होंने भी भारत की जो मैनेजमेंट है उसको सराहा है। अगर उनके आंकड़े गलत है, सुनिए, अगर उनके आंकड़े गलत है तो सही आंकड़े क्या है आप पेश करिए। जी शांतनु जी, BBC, अल जजीरा, कितने ऐसे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं जिन्होंने निकाला है, और जो इंडियन रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट करने की कोशिश करी उनको तो इन पे अलग केसेस लगा के छोड़ दिए। जिन लोगों ने पिक्चर्स क्लिक करी कि किस तरीके से गंगा में लाशें बह रही हैं या किस तरीके से शमशान घाटों के बाहर लाइन लग रही है, ये सब सरकार को नहीं दिखा, ये सब उत्तर प्रदेश शासन को या हिंदुस्तान सरकार को नहीं दिखा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ओम प्रकाश सिंह जी तमाम आरोप लगा रहे हैं समीर सिंह जी। ठीक है सर,
रहते 2 साल किया क्या? और अब बात करें प्रिपेयर्डनेस की, प्रिपेयर्डनेस वो होती है कि जब दुनिया में दस्तक दे चुका था कोरोना, तब यहाँ नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम करा रहे थे, तो प्रिपेयर्डनेस कहां से कराएंगे? जब दोबारा दूसरी वेव आई तब चुनाव में व्यस्त थे, तो प्रिपेयर्डनेस कहां से कराएंगे? अभी ये देखिए शांतनु जी, एक क्वेश्चन छोटा सा उठा रहा हूं कि आज भारत जोड़ो यात्रा पे इन्होंने एक सवाल उठा दिया, भारत जोड़ो यात्रा या तो बंद कर दीजिए या तो दायरे में कराइए। कल को समाजवादी पार्टी यात्रा निकालेगी जो असंवैधानिक काम कर रहे हैं, तब उस पे लगा देंगे कि धारा 144 लगी है, ये नहीं कराना पड़ा। क्या अभी तक एक गाइडलाइन अगर केसेस बढ़ते हैं समीर सिंह जी, मैं तो ये कहूंगा हो रहा है ओपी सिंह जी, ग्लोबल समिट होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए क्या कोई गाइडलाइन? मैं तो ये कहूंगा समीर सिंह जी, ओपी सिंह जी, मैं तो ये कहूंगा कि देखिए अगर किसी तरह से केसेस बढ़ते हैं और सरकार कंट्रोल करना चाहती है तो चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम हो उसको रद्द कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, और हर सरकारी कार्यक्रम रद्द करना चाहिए। ओपी सिंह जी, अगर आप क्या सोच रहे हैं कि अगर भारत जोड़ो यात्रा में या समाजवादी पार्टी संविधान बचाओ यात्रा में भीड़ होगी तो ग्लोबल समिट में भीड़ नहीं होगी? ठीक है, उसका क्या भारतीय जनता पार्टी कहे कि किसी जब 9 राज्यों में चुनाव है, उन राज्यों के चुनाव में अगर विपक्ष को लगाने की रैली करने की अनुमति नहीं है तो सरकार को भी रैली करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। और आगे बताएं कि 9 राज्यों के चुनाव है, उन राज्यों के चुनाव में किस तरीके से चुनाव कराएंगे या फिर किस तरीके से वहां पे सर जवाब लेते हैं। ओपी सिंह की जवाब दीजिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा आपसे शांतनु जी कि आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हमेशा तैयार बैठे। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ये बीजेपी का वैक्सीन, किस नेता ने कहा, इसका जवाब नहीं दिया। दूसरा ये है कि अगर WHO या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई संगठनों इसको सराहा, ये इनको अच्छा नहीं लगता। ये करेक्ट अल जजीरा ने कहा था कि भारत की विविधता ठीक नहीं। बीबीसी सुनाई नहीं दिया क्या आपको? ओपी सिंह जी, बीबीसी सुनाई नहीं दिया या अल जजीरा से कुछ आपकी अलग बात बात है कि आपको अल जजीरा ही पॉइंट आउट करने को मिला? पाकिस्तान ने कहा था, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा पेश करने का मतलब क्या है कि कोरोना वैक्सीन से हुई मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। अगर कोरोना वैक्सीन के लिए आप पीठ थपथपाएंगे तो उससे हुई मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? आदमी, जनता की क्या गलती? और उसके बाद आप कह रहे हैं कि लोग वैक्सीन लगाएं। अरे आप ये बताइए कि ये सरकार का ये हलफनामा कि वैक्सीन से होने वाली मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, तो फिर जिम्मेदार है कौन? ये बताइए। इतने लोगों, कितनी ऐसे बाइट्स, कितने ऐसे वीडियोस हैं जहां पे लोग बोल रहे हैं कि उनके घर के परिजनों की जान चली गई ऑक्सीजन की कमी से, और ओपी सिंह जी, आपके मंत्री कहते हैं, ओपी सिंह जी, ये भी देखिए आरोप ये भी लग रहा है कि आप देखिए अभी आपने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पत्र लिखा है, उसके बाद ये आरक्षण बचाओ यात्रा निकालने वाले हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं उस पर भी आप इसी तरह से पत्र लिखकर उसको बंद करवा देंगे। देखिए, मैं बहुत लोगों से कहता हूं कि अगर डिबेट देखना है तो रात्र में 8 बजे ब्रिजेश जी का भारत समाचार पर देखिए, कितनी मर्यादा के साथ आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, बीच में वो कूद पड़ रहे हैं। नहीं, मैंने उनको रोक दिया। आप अपनी बात पूरी करिए। आप ये बताइए कि जो गाइडलाइन बनेगी, सतर्कता के लिए जो गाइडलाइन बनेगी, चाहे वो केंद्र सरकार बनाए चाहे प्रदेश सरकार बनाए, शांतनु जी आप कैसे समझते हैं? लेकिन जो लोग विद्रोह करने पर बैठे हैं, नहीं मैं नहीं मानूंगा, न मानूंगा, न अपने लोगों को मानने दूंगा। अगर ये स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि आदरणीय राहुल जी, जो भारत टूट चुका था उसको जोड़ने के लिए जो आपने ये यात्रा निकाली है, इसमें जो मानक है उसका पालन करिए, भीड़ को मास्क पहनाइए, भारी संख्या में एक साथ जुट कर न चलिए। कहते साहब, ये तो भाजपा भयभीत हो गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भयभीत हो गई, कांग्रेस पार्टी तो लगातार सर आरोप लगाती है कि भारत जोड़ो यात्रा से आप डर गए हैं। इस पर किसी तरह से पालन नहीं करूंगा। हम ये कहते हैं कि जो मानक बनता है, बसपा कांग्रेस, मैं आता हूं सर आपके पास, जान बचेगी तो यात्रा निकलेगी, हमारे ऊपर भी लागू होगा। हम यात्रा निकालते तो आप सवाल खड़ा करिए, मानक सबके लिए बराबर होती है। कुलभूषण जी वो कह रहे हैं कि देखिए जान ज्यादा जरूरी है, भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से निकाली जा रही है वो ज्यादा जरूरी नहीं है। इसको लेकर पत्र भी लिखा गया है, कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो प्रोग्राम करवा रही है उस पर भी कहा गया कि रोक जो है वो लगनी चाहिए। कुलभूषण जी बताइए। जी बिल्कुल शांतनु जी, जैसा ओपी सिंह साहब कह रहे हैं, मैं इसीलिए टिप्पणी करना चाह रहा था कि जो अभी कार्यक्रम दिल्ली में हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की मोदी जी की रैली ठीक 2 दिन पहले हुई, वहां कोविड का कोई खतरा नहीं था। दिल्ली में उसी दिन पत्र जारी होता है, उसी दिन शाम को एक शादी समारोह में बता दीजिए कुलभूषण जी, बता दीजिए कौन सी रैली थी 2 दिन पहले? कोरोना नहीं होता
है। कुलभूषण जी, जमावड़े हो रहे हैं, ठीक है ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, कुलभूषण जी पूछ रहे हैं कौन सी 2 दिन पहले रैली हुई थी? ओपी सिंह जी, ठीक है सर, मैं पूछ रहा हूँ ना, 2 दिन पहले कौन सी रैली हुई थी? कुलभूषण जी बता रहे हैं। पहले भाजपा मुख्यालय में मोदी जी ने बहुत बड़ी भीड़ को संबोधित किया। 2 दिन ठीक 2 दिन पहले, और उसे ये नहीं स्वीकारेंगे, अब नहीं मानेंगे। पार्टी की बैठक प्रोटोकॉल पालन हो रहा था। पार्टी की उसके बैठक बाद उसी दिन शाम को एक शादी समारोह के फोटो तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने पोस्ट किए जिसमें मोदी जी भी है। वहाँ पे कोरोना नहीं है, वहाँ के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। व्यक्ति बैठे हैं कि भले कांग्रेस के प्रवक्ता है राष्ट्रीय पार्टी के, कि बैठक और रैली में अंतर क्या होता है, जरा इनको बताइए। देखिए ओपी सिंह जी, कुलभूषण जी, दोनों देखिए, चाहे रैली हो और चाहे बैठक हो, वहां पर लोग तो एकत्रित होते हैं ना। और अगर कोरोना फैलना होगा, चाहे वो रैली हो चाहे बैठक हो, है ना, कोरोना तो वहां पर फैलेगा ही। राजनीति आप भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। शांतनु जी पूरी बात नहीं होने दी। अगर मानक के हिसाब से कोरोना के जो नियम का पालन करते हुए बैठक हो रही है, पिछली सेकेंड वेव में इन्होंने पूरे पंचायत चुनाव कराए, बिना प्रशासन का यूज किया, ये कहते कि हमें निर्विरोध ही जिता देंगे हैं ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष। उस समय कोरोना नहीं था, उस समय कोरोना की गाइडलाइन पालन हो रही थी, लाशों से गंगा भर गई थी, करिए शमशानों पे जगह नहीं थी। WHO कहता है 50 लाख मौतें हुई, ये कहेंगे हमने कोरोना को बहुत अच्छे से निपटा लिया, कोरोना से कोई खतरा ही नहीं था भारत में। धन्यवाद मोदी जी ने सब बहुत बेहतर किया, पूरी दुनिया ने भारत को। कुलभूषण जी, वक्त की कमी है, मात्र 1 मिनट का वक्त बाकी है। ओपी सिंह जी से जवाब लेते हैं। ओपी सिंह जी, आप ये बताइए शांतनु जी, कि जब हमारे देश के वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों, डॉक्टरों ने दिन रात मर करके कोविशील्ड, कोवैक्सीन, अब आज मिशन वैक्सीन, तो उन्हें श्रेय दीजिए, इस नेता ने श्रेय मत लीजिए, वैज्ञानिकों को श्रेय दीजिए, वैज्ञानिकों ने काम किया उनको सराहिए। डॉक्टरों की तारीफ किया, बता देना, ये घर में घुस जाते हैं तब ट्विटर इनका नहीं चलता, इनका ट्विटर चुप हो जाता है, ये आपदा में अवसर ढूंढते हैं। एक नेता का नाम बताइए जिसने ट्वीट करके कहा हो कि हमें गर्व है कि हमारे देश, अरे भाई आपको मोदी जी से एलर्जी है, ठीक है, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों से इतना ही होनी चाहिए। जो लोग कोविड में लगे हुए डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पुलिस है, कुछ नहीं होता। देश के वैज्ञानिक, देश की सेना, देश के विद्वानों के साथ हर पार्टी। लेकिन कुलभूषण जी, किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, सेना हो, कोई भी काम होता है तो सबसे पहले राजनीतिक पार्टियां ही श्रेय देने के लिए आगे आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुरुक्षेत्र में तो लगातार जो है सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्ष आपने देखा कि किस तरह से लगातार आरोप पर प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।